मैम, हमने सुना है कि आप इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो वहाँ से आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों स्विच किया? मैम, यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइड सेगमेंट होते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट से करंट अफेयर को लिंक करके किस तरह पढ़ाते हैं? मैम, पीवाईक्यू सॉल्व करवाने की क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं? बीते मंगलवार यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट रिलीज किया गया। ऐसे में हम आए हैं इंडिया की प्रोमिनेंट कोचिंग प्लूटस आईएएस में। हमारे साथ मौजूद है यूपीएससी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की बेस्ट फैकल्टी डॉक्टर हुमा हसन मैम। मैम, हमने सुना है कि आप इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो वहाँ से आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों स्विच किया? जी, मैं जामिया में सोशियोलॉजी पढ़ाती थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और ऐसा था कि उस वक्त आई वॉज अबाउट टू गो टू यूनिवर्सिटी इन अब्रॉड, और वहाँ पे मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि टीचिंग कर चुकी थी, कर भी रही थी, तो एक यू वुड से कि एक्सपीरियंस मिल चुका था। एंड मोर ओवर आई वॉज नॉट फाइंडिंग दैट enthusiastic और वेरी पैशनेट स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा था। एंड आई देन थॉट कि मुझे रिसर्च में वापस जाना चाहिए। तो मैं जैसे कि एक रिसर्च पेपर अभी भी लिख रही हूँ, तो वही मैंने टॉपिक सोचा था अपने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, दैट वाई सम एस्पिरेंट्स in diverse competitive examination can crack exam in 1 or 2 go and why not others। तो उसी सिलसिले में कोचिंग के साथ मैंने अपनी फील्ड वर्क करना स्टार्ट करा, एंड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यूपीएससी एस्पिरेंट्स, टू नो व्हाट देयर एंग्जाइटीज एंड द प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विद देम, उनका क्या इश्यूज रहता है। आई स्टार्टेड माई करियर विद प्लूटस आईएएस। और जब मैंने प्लूटस आईएएस में ज्वाइन किया, तो उस वक्त माइंड में नहीं था कि दैट आई हैव टू बी ओनली प्लूटस आईएएस का, लाइक इस कोचिंग इंडस्ट्री का टीचर। बट देन आई रियलाइज कि this is what I was looking for. I met with students who were so passionate, who wanted to prove themselves. छोटी सी उम्र में वो डिसाइड करते हैं इतना टफ एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो वहाँ से मेरा करियर बिल्कुल चेंज हो गया, एंड आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जॉब, क्योंकि वैसे भी मुझे उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब if students are coming and I have to teach students who are coming there for attendance, and some students are coming के थोड़ा पढ़ ले और consistency नहीं है, तो I think वो मेरे लिए बड़ा discouraging factor था। So ये मेरा starting point रहा अपना nature of job change करने का towards coaching industry। मैम, यूपीएससी में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे में आप इजी वे में किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाते हैं स्टूडेंट्स को? मैं रिचर्ड फेनमैन का मेथड अप्लाई करती हूँ। इज़ अ फेमस रिनाउंड फिजिस्ट। ही सिंपली सेज कि आपको क्वांटम फिजिक्स भी ऐसे पढ़ानी है जैसे कि क्लास 5th के बच्चों को समझ में आ जाए। तो एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज हैं या थिंकर्स हैं, ओके, ऑगस्ट कॉम्टे, पॉल फेरमेंट या एमाइल डर्कहाइम, मैलिनोस्की, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं, उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं बहुत ही एग्जाम्पल्स के थ्रू, वैसे एग्जाम्पल्स जिससे बच्चे रिलेट कर पाए, वो एक्सप्लेन करती हूँ। और काफ़ी इजी लैंग्वेज रहता है, द वे आई एम राइट नाउ टॉकिंग टू यू, वैसे ही क्लास को भी एटमॉस्फेयर वैसे ही बनाती हूँ। एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट फर्स्ट। सो लेट्स वन वीक ऑफ क्लासेस और 2 वीक्स में मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझूँ, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर एक कॉमन पॉइंट में ला के आई टीच देम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। जो भी कॉन्सेप्ट्स हो उनको बहुत ईजी वे में पढ़ाना ही टीचर्स का काम है ना। मैम, यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइड सेगमेंट होते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट से करंट अफेयर को लिंक करके किस तरह पढ़ाते हैं? देखिए, पेपर हर सब्जेक्ट्स में, हर ऑप्शनल्स में, बेसिकली सोशल साइंस के टॉपिक्स पे जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पीएसआई हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, उसमें कहीं ना कहीं पेपर 2 करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स को अपना रखें
और फिर हम पढ़ाएं। तो फॉर इंस्टेंस व्हाट्सएवर गोइंग ऑन, फॉर इंस्टेंस अभी अमेरिका ने टैरिफ्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बात करी है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एथनोसेंट्रिज्म वे में एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दोनों ही जगह हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं कि कैसे अपने आप को वर्ल्ड पावर समझना, और आप अपने आप को वर्ल्ड पावर समझ के कुछ भी टैरिफ्स ला रहे हैं, इम्पोज करना चाहते हैं, तो इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट अ इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कल्चरल बिलीव्स एंड एथनोसेंट्रिक बिलीव वेयर यू आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी डोमिनेंट। मैम PYQ सॉल्व करवाने की क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं? PYQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो अदर वे टू क्लियर एग्ज़ाम, एंड दैट इज़ योर प्रॉपर होल्ड ऑन PYQs। सो मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करती हूँ कि मैं पहले एक टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ, उससे पहले ही मैं कुछ PYQ डिस्कस करती हूँ, और उससे पहले ही आंसर राइटिंग में मैं उनको थोड़ा पढ़ाती हूँ, एंड देन आफ्टर फिनिशिंग दैट वन टॉपिक PYQ का टेस्ट लेते हैं। 250 मार्क्स का टेस्ट रहता है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। तो बच्चों के पास PYQ टेस्ट भी आता है, उसका मॉडल आंसर्स भी आता है, तो PYQ से वो ट्रेन हो जाते हैं कि किस तरीके से जो अब तक उन्होंने पढ़ा है अब उनको कैसे उसको लिखना है, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय अदर टेस्ट, तो उनको एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। कई बार UPSC में ऑप्शनल की वजह से स्टूडेंट्स का मेंस रह जाता है, कम मार्क्स आते हैं या वो गलत ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, तो ऑप्शनल चूज़ करते हुए क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए? स्ट्रैटेजी मैटर्स। बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो मैथमेटिक्स ले लेते हैं, फिज़िक्स ले लेते हैं, या इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, या केमिस्ट्री ले लेते हैं, या बायोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रेजुएशन में उनका यही सब्जेक्ट था। या कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी होता है, या ज्योग्राफी होता है, या PSIR होता है, तो सोचते हैं कि हम यही सब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑप्शनल आप लोगों को स्ट्रैटेजी को बनाते हुए लेना है, राइट? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके स्कूल में या ग्रेजुएशन में क्या था। सो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दैट हाउ मच यू कैन अप्लाई योर करंट अफेयर अंडरस्टैंडिंग, योर ओन अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड दैट सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा, जैसे सोशियोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया, तो क्या आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है? क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कुछ पेपर्स पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। तो आई बिलीव स्ट्रैटेजी मैटर्स अ लॉट। उसमें सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप जो भी ऑप्शन ले रहे हैं उसके टीचर्स के बारे में पहले स्टडी करिए, वो आपको बेसिक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। क्लास 11th और 12th के टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके, उससे रिलेटेड। हो सकता है आपने कभी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका रेलेवेंस बहुत हाई है आपकी GS में, तो जो आपका टीचर आपने जिसको भी चूज़ किया है, क्या वो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा रहे हैं? तो टीचर को समझना ज़रूरी है। सिलेबस तो आप ज़्यादा समझ ही नहीं पाएंगे, अगर आप PYQs भी देखेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो एक कॉमन एजम्पशंस लोग बनाते हैं कि ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया है तो अब इसी सब्जेक्ट में हम कर लें। व्हाट मैटर इज़ कि आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी। जैसे मेरा भी बच्चे का एक रिज़ल्ट आया है, उनका बैकग्राउंड साइंस का है, उन्होंने एंथ्रो लिया है, कुछ बच्चों ने सोशियोलॉजी लिया है, राइट? तो बैकग्राउंड नहीं मैटर करता है। और येस, एज यू हैव सेड, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 500 मार्क्स का पेपर है ये, और इसमें आप सोच भी सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है कि GS में, राइट, तो अगर हैंड होल्डिंग ना भी हो तो भी बच्चे खुद सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं। ऑप्शनल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको इंटेंस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये आपको तभी होगी जब आप किसी एक्सपर्ट से पढ़ते हैं, किसी प्रोफेसर से पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या जिसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। वो एक्सीडेंटल टीचर नहीं है कि UPSC क्रैक नहीं हुआ, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए तो हम टीचर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको पैशन होना चाहिए वो सब्जेक्ट के लिए, तभी आप ऑप्शन बच्चों को पढ़ा पाएंगे UPSC लेवल का। मैम, हमारे कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज़ करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, मैं इसकी फैकल्टी हूँ तो हो सकता है मैं बाइस्ड आंसर भी दूँ, बट मैं आपको एक रैशनल नॉन बाइस्ड आंसर दूंगी। बहुत बेनिफिट है। सोशियोलॉजी तो बिल्कुल ओवरलैपिंग है, आपको पेपर 2 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स बेस्ड है, और आपने अगर पेपर 1 पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में फिर भी थोड़ा बायोलॉजिकल पार्ट है, आर्कियोलॉजिकल पार्ट है, स्टैटिक, जो आप पहले पढ़ के उसको याद कर सकते हैं, और दूसरा 70% उसमें सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, और इससे आपको GS में काफ़ी हेल्प होता है, essay में काफ़ी हेल्प होता है। एंड एज आई हैव सेड कि ऑप्शनल्स का इम्पैक्ट तो आपका रहता ही है अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट कोई भी लेते हैं अपनी GS में।
ओके थैंक यू मैम।